नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं डिजिटल युग के एक बहुत ही प्रभावशाली कंसेप्ट के बारे में जिसे द लॉन्ग टेल कहा जाता है। हम क्रिस एंडरसन की इस मशहूर किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंटरनेट ने हमारे बिजनेस और कल्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और हाँ, हमारी आज की ये पूरी चर्चा ज्ञान की यात्रा ब्लॉग के एक बहुत ही शानदार सारांश पर आधारित है। ये ब्लॉग असल में मुश्किल फिलॉसफी और व्यावहारिक ज्ञान को बहुत ही आसान शब्दों में समझाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सिद्धांत की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। अब देखिए, दशकों से हम लोग यही मानते आ रहे थे कि असली सफलता तो बस कुछ बड़ी चीजों में ही है, जैसे बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट फिल्में, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें या फिर टॉप ट्रेंडिंग म्यूजिक। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं हिट्स के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पुरानी धारणा अब पूरी तरह से बदल चुकी हो। तो आइए शुरू करते हैं खंड 1, परिचय। हिट से नीश तक का सफर। क्रिस एंडरसन ने इस पुरानी हिट इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पहले क्या होता था, जो हमारी फिजिकल दुकानें होती थीं, वहां जगह की बहुत कमी होती थी, है ना। इसलिए वहां सिर्फ वही सामान रखा जाता था जो फटाफट बिक जाए। लेकिन इंटरनेट के आने से तो ये सारी फिजिकल बाउंड्रीज ही खत्म हो गईं। अब वो रेयर किताबें हों या फिर इंडी म्यूजिक, जिन्हें हम नीश कहते हैं, वो सब मिलकर आज बड़ी हिट्स के बराबर ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। और इसी डिमांड के असीमित फैलाव को एंडरसन द लॉन्ग टेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ, लंबी पूंछ, लाखों विशिष्ट क्षेत्र। अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इस डिजिटल बदलाव के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। आपको बता दूं, जो सिम्पसन की एक किताब थी, टचिंग द वॉइड, सालों पुरानी ये किताब लगभग भुला दी गई थी। लेकिन जब अमेज़न के एल्गोरिदम ने इसे एक नई हिट किताब इनटू थिन एयर के साथ सजेस्ट किया, तो ये अचानक से फिर छा गई। डिजिटल दुनिया में कमी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लाखों ऐसे विशिष्ट उत्पाद जिनकी शायद एक आध कॉपी ही बिकती हो, जब वो सब एक साथ मिलते हैं ना, तो वो एक विशाल और बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्केट बन जाते हैं। मतलब ये पूंछ सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि काफी मोटी भी है। अब बात करते हैं अध्याय 2 की, विशिष्ट संस्कृति का उदय। देखिए, आज का जो कंज्यूमर है वो सिर्फ मेन स्ट्रीम चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता। हम सबको अपनी एक अलग पहचान और अपनी खास पसंद की चीज़ें चाहिए। डिजिटल मीडियम्स ने कल्चर को छोटे छोटे लेकिन बहुत ही गहरे समुदायों में बांट दिया है। अब किसी एक बड़ी हिट के बजाय हजारों छोटे छोटे कल्चरल मूवमेंट्स चल रहे हैं। आप यूट्यूब को ही ले लीजिए, पुराने वीडियो गेम से लेकर एडवांस्ड एस्ट्रोफिजिक्स तक, हर एक छोटी से छोटी रुचि के लिए वहाँ एक डेडिकेटेड दर्शक वर्ग मौजूद है ना कमाल की बात। आगे देखते हैं अध्याय 3, प्रचुरता का अर्थशास्त्र। जरा सोचिए, एक ट्रेडिशनल खुदरा दुकान की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जाहिर है, जगह की कमी। एक बुक स्टोर में आप कितनी किताबें रख लेंगे? कुछ हजार। लेकिन ऑनलाइन दुनिया में ये शेल्फ स्पेस पूरी तरह से अनलिमिटेड है। इस बहुतायत ने उस मांग को सामने ला दिया है जो पहले कहीं छुपी हुई थी। लोग तो हमेशा से अनोखी चीजें चाहते थे, लेकिन वो मिलती नहीं थी क्योंकि उन्हें स्टोर करना बहुत महंगा पड़ता था। अब बिना किसी लिमिट के उस अदृश्य बाजार को पूरी तरह से विजिबल बना दिया गया है। चलिए देखते हैं अध्याय 4, उत्पादन का लोकतंत्रीकरण। आपको याद होगा, पहले कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों, स्टूडियोज और भारी निवेश की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। सस्ते और अच्छे कैमरे, पावरफुल एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और फ्री पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स ने ये पावर सीधे आम लोगों के हाथों में दे दी है। कोई भी अपने कमरे में बैठकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकता है, गेम डिजाइन कर सकता है या कोई किताब लिख सकता है। और इसी वजह से लाखों नए क्रिएटर्स इस लॉन्ग टेल का हिस्सा बन रहे हैं और मार्केट में एक जबरदस्त नई एनर्जी ला रहे हैं। इसके बाद आता है अध्याय 5, वितरण का लोकतंत्रीकरण। अब प्रोडक्शन तो हो गया, इसके बाद बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की। और इंटरनेट ने इस काम को भी बेहद आसान बना दिया है। ऑनलाइन मार्केट्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सीधा सा मतलब ये है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फिजिकल रुकावट या कोई बिचौलिया नहीं है। उदाहरण के लिए स्पॉटिफाई को ही देख लीजिए। वहां सिर्फ दुनिया के सबसे मशहूर गाने ही नहीं मिलते, बल्कि किसी दूर दराज के गांव का लोक संगीत या किसी के बेडरूम में रिकॉर्ड किया गया एक्सपेरिमेंटल जैज भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब हर प्रोडक्ट अपने सही ग्राहक तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकता है। अध्याय 6, आपूर्ति और मांग को जोड़ना। अब एक बात सोचिए, जब लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? उन्हें खोजना। बिल्कुल, बस यहीं पर रिकमेंडेशन एल्गोरिथम का असली जादू काम आता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि अमेज़न की सेल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन किताबों से आता है जो टॉप 1 लाख की लिस्ट में भी शामिल नहीं होती।
ये एल्गोरिदम्स, सर्च टूल्स और कस्टमर रिव्यूज मिलकर एक बहुत ही मजबूत पुल का काम करते हैं, जो इस विशाल समुद्र में लोगों को उनकी पसंद की उन अनोखी चीजों तक बिल्कुल सटीकता से पहुंचा देते हैं। अब आते हैं अध्याय 7 पर, नया व्यावसायिक मॉडल। इस नए डिजिटल युग में बिजनेसेस को सिर्फ कुछ गिने चुने ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स के पीछे भागना बंद करना ही होगा। पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं आने वाली। आज के समय में असली सफलता इसमें है कि आप विविधता को अपनाएं और एक बहुत बड़ा व्यापक उत्पाद भंडार तैयार करें। एंडरसन बताते हैं कि इस नए बिजनेस मॉडल के 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर कंपनियों को फोकस करना चाहिए। पहला, अपनी इन्वेंट्री का असीमित विस्तार करना। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कम से कम रखना। और तीसरा, कस्टमर्स के लिए सर्च टूल्स को इतना बढ़िया बना देना कि वे आसानी से अपनी पसंद की चीजें ढूंढ सकें। अगर इसे संक्षेप में कहें तो अब लक्ष्य गहराई नहीं बल्कि व्यापकता है, यानी कुछ हिट्स पर निर्भर रहने के बजाय कम मात्रा में अधिक विविधता बेचना। आगे है अध्याय 8, लॉन्ग टेल का भविष्य। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि लॉन्ग टेल सिर्फ पैसा कमाने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा और स्थायी कल्चरल शिफ्ट है। ये टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स को पावर देती है और इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से नया आकार देती है। भविष्य अब किसी एक जन बाजार की नीरस एकरूपता का नहीं है, बल्कि वो डाइवर्सिटी, पर्सनलाइजेशन और विशिष्ट समुदायों का है। स्ट्रीमिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इंडस्ट्रीज अब और ज्यादा बटेंगी और हम में से हर एक इंसान की अपनी एक अलग लॉन्ग टेल होगी। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के अंतिम पड़ाव पर, समापन विचार। सच कहूं तो द लॉन्ग टेल महज कोई बिजनेस की किताब नहीं है, बल्कि ये इस डिजिटल युग का एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टो है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स दोनों को सशक्त बना रही है। ये जो विचार है ना कि विशिष्ट बाजार मिलकर सामूहिक रूप से हिट प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाते हैं, ये आज की क्रिएटर इकोनॉमी में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक और असरदार है। इस बेहतरीन और विचारशील सारांश को प्रफुल्ल शर्मा जी ने अपने ब्लॉग ज्ञान की यात्रा पर बहुत ही स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। वे हमेशा ही नई तकनीकों, दर्शन और व्यावसायिक रणनीतियों को गहराई से समझने और उसे हम सबके साथ साझा करने का शानदार प्रयास करते हैं। तो अंत में द लॉन्ग टेल हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिएगा, जब आज दुनिया में हर विषय, हर रुचि और हर कला के लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस मौजूद हैं, तो क्या हम आज भी सिर्फ उन्हीं चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं जो कोई एल्गोरिदम हमें सबसे ऊपर दिखाता है? या फिर क्या वक्त आ गया है अपनी खुद की उस लंबी पूंछ में छिपी किसी नई, अनोखी और अद्भुत चीज को खोजने का? इस बारे में जरूर सोचिएगा।